एक दिन इस टाउन में अचानक दो अनजान और बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आ गई। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि उनका सामान भी बहुत गजब का था, जिन्हें सभी लड़के बस वहीं पर खड़े देखते ही रह गए। सबकी आंखें उन पर ही टिकी हुई थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उन दोनों लड़कियों के पीछे कुछ और ही बात है। वो दोनों असल में दो लड़के थे जो बस अपने दोस्त के साथ प्रैंक करने के लिए लड़कियों का गेटअप बनाकर आए थे। सभी को थोड़ा मजा देने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग लिए। पूरा टाउन हंस हंस के पागल हो गया। सबको बस लड़कों का वो मुंह लटका हुआ, लड़कियों को देखकर लार टपकाता हुआ चेहरा याद आ रहा था। ये कहानी 3 लड़कों की है, पर सुन के शायद आपको अपने बचपन, अपनी जवानी की यादें याद आ जाए। अगर आप पिछले कुछ सालों से थोड़ा कंफ्यूज या खोए से हो तो इन तीनों की तरह थोड़ा रुक कर सोचिए। वो चमक, वो वर्जन जो कभी आप में था, शायद फिर से मिल जाए। कहानी शुरू होती है एक लड़के आउजेन से। आउजेन एक चुपचाप सा रहने वाला लड़का था। वो रोज खेतों में काम करता, फार्म में गोबर उठाता और इसी वजह से टाउन के लड़के और लड़कियां उससे दूर रहने लगे। उसका कोई खास शौक नहीं था, ना कोई ऐसा काम जिसमें उसका दिल लगे। स्कूल में भी उसका किसी से ज्यादा मिलना जुलना नहीं था, क्योंकि उसके कपड़ों में हमेशा खेतों की स्मेल आती रहती थी। इसलिए स्कूल में कोई उसका दोस्त बनना नहीं चाहता था। हर साल होने वाले फायरवर्क्स फेस्टिवल में भी उसे कभी इनवाइट नहीं किया जाता था। बस एक लड़का था जो उसकी सच में परवाह करता था, मिताराय। दोनों की पसंद एक जैसी थी और दोनों ने मिलकर एक छोटा सा डुओ बनाया था, डोंट ग्ली। उन्होंने मिलकर एक सीक्रेट हाइड आउट भी बनाया। उनका सपना था कि अगर टाउन उन्हें फायरवर्क्स फेस्टिवल में नहीं बुलाता तो कोई बात नहीं, वो अपना खुद का फायरवर्क्स फेस्टिवल मनाएंगे। हाई स्कूल की पहली समर वेकेशन में उनकी जोड़ी में एक नया मेंबर शामिल हो गया। आइसलैंड से आया एक अजीब सा पर मस्त पर्सनैलिटी वाला लड़का, ड्रॉप बोलता था कि वो जापान एक खास ट्रेजर ढूंढने आया है। उसका नेचर इतना चार्मिंग था कि आउजेन और मिताराय ने उसे जल्द ही अपना दोस्त बना लिया और क्रेजी आइडियाज देने में ड्रॉप नंबर 1 था। लड़कियों का गेटअप पहनकर टाउन में घूमने का आइडिया भी ड्रॉप का था। अब फायरवर्क्स फेस्टिवल आने वाला था तो आउजेन ने सोचा कुछ स्पेशल करते हैं। उसने अपने सारे पैसे जोड़कर टाउन का एक लौता ड्रोन खरीद लिया। ये आइडिया ड्रॉप का था, इसलिए मिताराय थोड़ा डाउट में था। उसने आउजेन को साइड में ले जाकर समझाया कि भाई ड्रॉप कहीं तुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। पर आउजेन को कोई फायदा नुकसान नहीं दिखाई दे रहा था। उसके लिए तो बस दोस्त के साथ खुश रहना ही काफी था। तीनों मिलकर अपने सीक्रेट हाइड आउट पहुंच गए, जहां उन्होंने कल ही लिया हुआ ड्रोन टेस्ट करना था। रात जल्दी हो गई। तीनों ने अपने फायरवर्क्स निकाले और अपना मिनी फेस्टिवल शुरू कर दिया। आउजेन ड्रोन टेस्ट करने लगा, पर अजीब बात ये हुई कि फायरवर्क्स कुछ भी कर लो पर जल ही नहीं रहे थे। फिर पता चला आउजेन ने पैसे बचाने के चक्कर में एक्सपायर्ड फायरवर्क्स खरीद लिए थे। ऊपर से एक और मुसीबत, जो महंगा वाला ड्रोन आउजेन ने लिया था वो सीधा पहाड़ों के अंदर जाके खो गया। और इसी वक्त टाउन का असली फायरवर्क्स फेस्टिवल शुरू हो गया और तीनों उसे मिस कर गए। वो लोग थके हारे रोड के किनारे बैठ गए। पूरा प्लान एकदम फेल हो चुका था। मिताराय को तो सबसे ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसने अपनी बहन का मेकअप और कपड़े चोरी किए थे। उसे लग रहा था घर जाते ही चप्पल पड़ेगी। तभी अचानक दूर कहीं से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। जंगल में बहुत भयानक आग लग चुकी थी, पर अच्छी बात ये थी कि रात में तेज बारिश होने लगी और आग ज्यादा फैलने से पहले ही बुझ गई। अगले दिन आउजेन ने न्यूज में इस फायरवर्क का अपडेट देखा, लेकिन आउजेन ने कभी सोचा भी नहीं था कि टाउन में लोग उन तीनों को ही आग लगाने वाला कह रहे हैं। कोई तो ये भी बोल रहा है कि उनके फोड़े हुए फायरवर्क्स वहाँ मिले हैं। पुलिस भी ऑलरेडी एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कर चुकी है। मिताराय जो बड़ी सिटी में पढ़ाई करता था, ये बात अच्छी तरह समझ रहा था कि लोगों की बातें धीरे धीरे इन तीनों को सच्चा क्रिमिनल बना देंगी। चाहे ये कितनी भी सफाई दे दे, कोई सच मानने वाला नहीं था। आउजेन उदास हो चुका था। उसे लगा कि क्या हम सच में कुछ नहीं कर सकते। तभी अचानक ड्रॉप ने एक आइडिया दिया, ड्रोन ढूंढते हैं, ड्रोन की फुटेज ही हमारा सबसे बड़ा सबूत होगी। आउजेन को लगा कि शायद अब रास्ता मिल गया है, पर जब ड्रोन का जीपीएस चेक किया गया तो पता चला कि ड्रोन हवा में उड़कर 60 किलोमीटर दूर चला गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत, जहाँ ड्रोन गिरा था वहाँ ट्रेन स्टेशन भी नहीं था, मतलब उन्हें साइकिल से ही जाना पड़ेगा। बहुत सोच विचार के बाद तीनों ने फैसला किया कि ड्रोन लाने के लिए अभी निकलना चाहिए। वो लोग घर गए, जल्दी जल्दी सामान तैयार करने लगे। ड्रोन ढूंढना तो एक मजबूरी थी, लेकिन आउजेन के लिए ये समर अचानक एक्साइटिंग लगने लगा था। इसलिए उसने चुपके से अपने पापा का कैमरा भी उठा लिया। मिताराय सिर्फ थोड़ा सा खाना और अपना होमवर्क लाया। ड्रॉप तो बस एक स्कूटर लेकर आ गया और बहुत स्टाइल में बोला, चलो भाइयों, मेरा लास्ट एडवेंचर देखने का टाइम आ गया। ऐसे ही तीनों हंसी मजाक करते हुए निकल पड़े। पर ये तो उनकी जर्नी की बस शुरुआत थी। सबसे पहला रोड ब्लॉक उनके सामने था। पूरा रास्ता वाइल्ड फायर की वजह से बंद किया हुआ था। साइकिल से आगे जाना मुमकिन नहीं था, तो मजबूरी में उन्हें माउंटेन ट्रेल से पहाड़ों पर चढ़ाई करनी पड़ी। ड्रॉप ने बिना सोचे समझे ओरिजिनल रूट ही बदल दिया। मिताराय का पेशेंस टूटने लगा। उसे लग रहा था कि ऐसे इधर उधर भटकने से अच्छा वापस चले जाना चाहिए। पर अगले ही पल एक पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर सामने आ गया। तीनों एकदम जम गए। फिर दोनों एक ही सेकंड में भाग लिए। बहुत मुश्किल से उन्हें एक एग्जिट दिखा, पर वो ऑफिसर एकदम पीछे आ गया। तीनों लगभग फंस ही गए थे कि अचानक एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई। एक काला भालू उनके बिल्कुल सामने आ गया। तीनों का खून सूख चुका था, कोई हिल तक नहीं पा रहा था। उस जानलेवा पल में आउजेन ने अपने बैग से एक स्प्रे निकाला, पर प्रॉब्लम ये थी कि हवा
हवा उल्टे साइड में चल रही थी, जिस कारण स्प्रे सीधा तीनों की आंखों में चला गया। भालू पर तो असर तक नहीं हुआ। डर के मारे आउजेन भागता रहा और स्प्रे चलाता रहा। उसके मन में बस एक ही उम्मीद थी, ये बेकार सा स्प्रे शायद काम कर जाए। किस्मत अच्छी थी, तीनों किसी तरह भालू से बच निकले, पर उनकी आंखें इतनी जल रही थी कि खोल भी नहीं पा रहे थे। और तब मिताराई को पता चला कि जो बेयर स्प्रे आउजेन चला रहा था वो असल में उसका हेयर जेल था। अभी तीनों ने चैन की सांस ही ली थी कि उन्हें पता चला कि भटकते भटकते वो रास्ता ही भूल चुके हैं। पर तभी आउजेन को मिट्टी से कुछ जानी पहचानी स्मेल आई। वो आगे बढ़ा और एक वाटरफॉल के पास छोटा सा स्ट्रीम दिख गया। तीनों ने डिसाइड किया कि यहीं थोड़ा रेस्ट करते हैं। पानी गिरते देखते हुए ड्रॉप ने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी, एक पुराने आइसलैंड के लेजेंड की। ड्रॉप बोलता था कि आइसलैंड में एक बड़ा सा कैनियन है जहाँ एक गोल्डन वाटरफॉल है जो जमीन को 2 हिस्सों में बांट सकता है, और उस वाटरफॉल के नीचे एक रेड फोन बूथ है। वहाँ अगर फोन बजे और आप उठा लो तो उसकी आवाज आपको एक हिडन ट्रेजर का राज बताती है। ड्रॉप कहता था कि उसी फोन बूथ की आवाज ने उसे आइसलैंड से जापान भेजा ट्रेजर ढूंढने। बातें करते करते आउजेन ने अपना कैमरा निकाला और ड्रॉप से पूछा, आइसलैंड और आयरलैंड में कितना डिस्टेंस होगा? तब पता चला कि आउजेन को हमेशा से अपनी क्लास की एक लड़की पसंद थी। उसका नाम था उरायसु, जो आयरलैंड में रहती थी। और क्योंकि आउजेन के पास स्मार्टफोन नहीं था, वो बस अपना पुराना फिल्म कैमरा लेकर घूमता था। आउजेन को उसके क्लासमेट्स हमेशा उस पुराने कैमरे के लिए चढ़ाते थे, लेकिन उरायसु कभी उस पे नहीं हंसी, बल्कि उसने उसी कैमरा से एक फोटो ली जो आउजेन की सबसे पसंदीदा तस्वीर बन गई थी, खेत में बैठे हुए छोटे छोटे लेडी बग्स की। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों फिर से अपनी जर्नी पे निकल पड़े, पर कुछ ही देर में आसमान पे काले बादल छा गए और तभी मिताराय का पैर फिसला, जिसकी वजह से वो सीधा नदी में जा गिरा। सामने एक वाटरफॉल ने उनकी मुसीबत और बढ़ा दी। आउजेन और ड्रॉप ने बिना सोचे छलांग मार दी मिताराय को बचाने के लिए, और तीनों मिलकर तेज पानी में बह गए। खुशकिस्मती से वो वाटरफॉल उतना खतरनाक नहीं था, और जहाँ पानी उन्हें लेकर गया वो वही जगह थी जहाँ वो सुबह रेस्ट कर रहे थे। एक के बाद एक परेशानी से गुजरते गुजरते मिताराय का पेशेंस पूरी तरह टूट गया। उसने सारी नाराजगी ड्रॉप पर निकाल दी। बोलने लगा कि ड्रॉप को रास्ते का कुछ पता नहीं है, पर हमेशा ऐसे भागता है जैसे सब जानता हो। बहस के बीच मिताराय ने उनके ग्रुप का नाम डोंट ग्ली तक को स्टूपिड बोल दिया। ये सुनते ही आउजेन का चेहरा एकदम सैड हो गया। वो एक बहाना बोलकर वहाँ से दूर हो गया। मिताराय और ड्रॉप की बहस भी वहीं रुक गई। तभी मिताराय ने असली बात बताई। वो अपनी जिंदगी से थक चुका था, पेरेंट्स की प्लानिंग से थक चुका था। वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स को नहीं छोड़ना चाहता था। शहर की लाइफ उसे दबा देती थी। कितना भी पढ़ ले हमेशा लगता था कि वो सबसे पीछे है। इसीलिए वो रोज एक्स्ट्रा क्लासेस करता था और इस ट्रिप में भी पढ़ाई का सामान ले आया था। ड्रॉप ने शांति से कहा, आउजेन के लिए तुम उसका सबसे बड़ा प्राइड हो। ड्रॉप बोलता है कि वो उससे जलता था कि आउजेन मिताराई को कितना स्पेशल मानता था। ये सुनकर मिताराई रोने लगा। वो नहीं चाहता था कि आउजेन उसे इतना कमजोर देखे। ड्रॉप ने उसे समझाया और धीरे धीरे मिताराई फिर से मुस्कुराने लगा। वहीं पास में आउजेन ये सब चुपचाप सुन रहा था, पर नेक्स्ट मोमेंट वो एक्टिंग करते हुए पानी में कूद गया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। रात तक तीनों एक पहाड़ी पर पहुंच गए। ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर खुला आसमान और मिल्की वे पूरी चमक रही थी। आउजेन ने पहले वाली बात के लिए मिताराई से माफी मांगी। मिताराई ने भी उसे कुछ गलत नहीं कहा। ड्रॉप भी उनके पास खड़ा था और बोला कि उन दोनों का दोस्त होना उसके लिए सच में खुशी की बात है। फिर मिताराई ने बताया कि उनके ग्रुप का नाम डोंट ग्ली क्यों पड़ा था, क्योंकि बचपन में ना वो हंसते थे ना किसी के साथ खेलते थे। ड्रॉप बोला, सबसे बड़ा सुख तो ये होता है कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बड़े हो पाओ, चाहे वो पुराने दिनों को ना जानता हो, पर इस वक्त उसकी नजर में आउजेन और मिताराई दोनों बहुत खास थे। उस पल में तीनों ने अपने दिल एक दूसरे के सामने खोल दिए। वो बच्चों की तरह डांसिंग मस्ती करते हुए तारे देखते रहे। मिताराई ने तो अपनी सारी पढ़ाई वाली बुक्स तक जला दी। उस वक्त इन तीनों को कोई फिक्र नहीं थी, बस आजादी थी, बस खुशी थी। और आउजेन के सपने में उसने वो गोल्डन वाटरफॉल देखा, उसके पास रेड फोन बूथ और वहीं ड्रॉप भी खड़ा था। सुबह जब आउजेन उठा तो देखा ड्रॉप नदी के किनारे मुंह धो रहा था। उसने क्यूरियोसिटी में ड्रॉप से पूछा, क्या सच बताओ, क्या तुमने गोल्डन वाटरफॉल वाली रेड फोन बूथ सच में देखा था? ड्रॉप ने बिना सोचे तुरंत बोला, बिल्कुल देखा था, तभी तो मैं जापान आया। ड्रॉप ने कहा कि वो दुनिया में अपना एक सबूत छोड़ना चाहता है और एक लास्ट एडवेंचर पर निकलना चाहता था। आउजेन ये बातें समझ नहीं पा रहा था। फाइनल एडवेंचर का मतलब क्या था? ड्रॉप के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या थी? धीरे धीरे आउजेन और मिताराई को डाउट होने लगा कि शायद ड्रॉप की हेल्थ ठीक नहीं है। वो डरते थे कि आगे का सफर उसके लिए मुश्किल न हो जाए, पर मिताराई अच्छी तरह जानता था कि बीच में हार मानना ड्रॉप की फितरत में नहीं था। वो हमेशा सबसे पहले मुश्किल का सामना करता था। पर जैसे किस्मत उन तीनों से कोई अजीब सा मजाक कर रही थी। रोड के सामने पूरा एरिया फ्लड हो चुका था। तीनों लंबे समय तक पानी के किनारे चुपचाप खड़े रहे। हमेशा खुश रहने वाला ड्रॉप अचानक रो पड़ा। वो बार बार माफी मांग रहा था। आंसुओं के बीच उसने कहा कि अगर वो इतना जिद्दी ना होता तो ये सब कभी नहीं होता। ड्रॉप ने कहा कि अगर हम बस स्ट्रेंजर्स होते तो मैं तुम दोनों को बिना सोचे अलविदा कह देता। ये सुनते ही आउजेन गुस्से से बोल पड़ा कि ड्रॉप माफी क्यों मांग रहा है? वो स्ट्रेंजर्स नहीं बनना चाहता था। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और ड्रॉप के उस समर में आने की वजह से ही आउजेन को जिंदगी का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिला। उसने कहा कि वो ड्रॉप को उसके लेजेंडरी ट्रेजर तक पहुंचते देखना चाहता है। आउजेन की बातें सुनते ही ड्रॉप को वापस वो गोल्डन वाटरफॉल याद आने लगा। उसकी डिटर्मिनेशन दोबारा जाग गए। हार मानकर जब वो तीनों वापस जाने लगे तो इन तीनों बदकिस्मत लड़कों पर आखिर किस्मत भी मेहरबान हो गई। कुछ पुराने रूइंस के बीच घास में ड्रॉप को खोया हुआ ड्रोन मिल गया। तीनों खुशी से झूम उठे। लेकिन 2 दिन तक जिसके लिए वो भटक रहे थे, उस ड्रोन ने कोई ऐसा फुटेज रिकॉर्ड ही नहीं किया था जो उन्हें
बेकसूर साबित कर सके। पर एक चीज रिकॉर्ड थी, शहर के फायरवर्क्स के सबसे खूबसूरत पल। उस दिन के बाद ड्रॉप गायब हो गया। वो आओजैन और मिताराई की जिंदगी से बिल्कुल ही गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। आओजैन भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो मानता ही नहीं था कि ड्रॉप ऐसे ही मर गया होगा। जब उन्होंने अपना सीक्रेट बेस जलाया तो ड्रॉप की सोडा बॉटल के लेबल के पीछे कुछ छिपा हुआ मिला, आइसलैंड का एक मैप, और उस पे जो पॉइंट मार्क था वो वही जगह थी जहाँ गोल्डन वाटरफॉल के नीचे एक रेड फोन बूथ था। दोनों हंसे या रोए, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने ड्रॉप की तरह ही अपने बाल छोटे कर लिए और फिर आइसलैंड की फ्लाइट पकड़ ली। गोल्डन वाटरफॉल और रेड फोन बूथ के बारे में लोगों से पूछते पूछते वो फाइनली उस गोल्डन वाटरफॉल के पास पहुंच गए। जैसे ड्रॉप ने बताया था वैसे ही, बहुत बड़ा, सुनहरी रोशनी में चमकता हुआ, जैसे धरती को दो हिस्सों में बांट दे। दोनों वहीं पर खड़े रहे। तभी वहाँ फोन की घंटी गूंज उठी। उन्होंने मुड़कर देखा, वक्त जैसे रुक गया। वहाँ वास्तव में एक रेड फोन बूथ था। दोनों दौड़ते हुए उस फोन बूथ के पास पहुंच गए। आओ जैन ने रिसीवर उठाया, लेकिन कोई आवाज नहीं। कॉल कट गया। मितारे ने तभी बूथ की ग्लास पर कुछ लगा हुआ देखा, एक सोडा लेबल, उसी तरह का जैसे ड्रॉप छोड़ा करता था। आओ जैन ने तुरंत हैंडराइटिंग पहचान ली। उस पर लिखा था, माय ट्रेजर, वो फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे जिंदगी के आखिरी चमकते हुए समर को विटनेस किया। असल में स्कूल में एक बार आओ जैन ने उरैयासु को कॉल करके अपना प्यार कन्फेस करना चाहा, पर मिताराई ने गलती से रॉन्ग कंट्री को डायल कर दिया, जिसकी वजह से कॉल आयरलैंड की जगह आइसलैंड कनेक्ट हो गया। और जिसे वो कॉल मिला वो ड्रॉप था, जो उस वक्त आइसलैंड में रहता था। ड्रॉप एक टर्मिनल इलनेस से लड़ रहा था। जिंदगी से उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो एक गलत डायल हुआ फोन कॉल उसके जीने की वजह बन गया। और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ड्रॉप ने उन दोनों से मिलने का सफर तय किया। ये दोस्ती जो दो मुल्कों और समुद्र के बीच बनी थी, उसी ने उन तीनों का वो यादगार समर लिखा, जो उनके बचपन का सबसे बड़ा ट्रेजर बन गया। लेकिन फोन कौन कर रहा था? कहानी यहीं खत्म होती है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े होने का मतलब है चीजें खो देना, पर ये स्टोरी कहती है कि कुछ चीजें कभी नहीं मिटती। वो दोस्ती जिसके लिए हम कभी सब कुछ वार देने को तैयार थे, और साथ चलने की वो डिटर्मिनेशन कभी गायब नहीं होती। शायद ये स्टोरी सुनकर तुम्हें भी अपना कोई पुराना दोस्त याद आ जाए। हो सकता है अब बात ना होती हो, पर अगर मौका मिले बस एक कॉल कर लेना, पूछ लेना कि वो कैसे हैं।